हरियाली बस्ती एक ऐसा गांव था जहां सुबह की किरणें खेतों पर पड़ती तो मानो धरती ने हरे रंग की चादर ओढ़ ली हो। मिट्टी की गलियों में सौंधी खुशबू बसी थी और हवा में चिड़ियों की चहचहाट गूंजती थी। गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था जिसकी जड़ें इतनी गहरी थी कि मानो धरती की हर कहानी को थामे हुए हों। यहीं इस पेड़ की छाव में अक्सर बैठा करता था रमेश, एक 11 साल का लड़का। उसके कपड़े फटे हुए थे, पैरों में टूटी चप्पलें और होंठ सूखे सूखे, मगर उसकी आंखों में एक धुंधला सा सपना चमकता था जो गरीबी की धुंध में कहीं खोया सा लगता था। रमेश का परिवार बहुत गरीब था। उसकी मां सावित्री खेतों में मजदूरी करती थी। उसका चेहरा सूरज की तपिश और मेहनत की थकान से झुलसा हुआ था, मगर जब वो रमेश को गले लगाती तो उसकी आंखों में प्यार की चमक साफ दिखती। बेटा, मेहनत करेगा तो एक दिन तेरा नाम होगा, वो हर रात उसे सुलाते वक्त कहती। रमेश का बाप रामदास एक मजदूर था जो सुबह से शाम तक हाड़तोड़ मेहनत करता, मगर उनके घर में सुख की छाया कम ही पड़ती थी। रात को अक्सर सिर्फ एक वक्त का खाना बन पाता और कई बार रमेश भूखे पेट सो जाता। रमेश को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला था। गांव के बच्चे किताबें और कॉपियां लेकर स्कूल की ओर दौड़ते तो वो उन्हें दूर से देखता। उसका मन करता कि वो भी उनके साथ दौड़े, पढ़े और कुछ बन जाए, मगर मजबूरी थी। उसे मां बाप के साथ खेतों में काम करना पड़ता था। फिर भी जब वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठता तो चिड़ियों की चहचहाट और हवा के हल्के झोंके उसे सुकून देते। वो आसमान को ताकता और सोचता, क्या मैं भी कभी कुछ बड़ा कर पाऊंगा? हरियाली बस्ती में हर साल मिट्टी का मेला लगता था जो रमेश का सबसे पसंदीदा समय था। मेले में मिट्टी के बर्तन, खिलौने और रंग बिरंगे सामान बिकते। रमेश अपनी मां के साथ मेले में जाता जहां दुकानदारों की आवाजें, बच्चों की हंसी और मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में तैरती थी। वो एक छोटा सा मिट्टी का दिया खरीदता और मां से पूछता, क्या मैं भी एक दिन कुछ ऐसा बनाऊंगा जो लोग याद रखें? सावित्री मुस्कुराकर कहती, बेटा, मेहनत कर, फिर दुनिया तुझे याद रखेगी। लेकिन एक रात हरियाली बस्ती की शांति चकनाचूर हो गई। आसमान काले बादलों से ढक गया और बारिश ऐसी बरसी कि नदी का पानी उफान मारकर गांव में घुस आया। लोग चीखते चिल्लाते अपने घरों से भाग रहे थे। रमेश की छोटी सी झोपड़ी जो मिट्टी और फूस से बनी थी, पानी के तेज बहाव में कागज की नाव की तरह तिनके तिनके बिखर गई। रमेश ने अपनी मां का हाथ पकड़ने की कोशिश की। मां, मत जाओ, वो चीखा, मगर पानी का वेग इतना तेज था कि उसकी छोटी सी हथेली मां की उंगलियों से फिसल गई। रामदास उसे बचाने की कोशिश में कहीं बह गया। जब सुबह हुई और पानी उतरा तो हरियाली बस्ती का हरियाला रंग मिट्टी में मिल चुका था। गांव की गलियां कीचड़ से सनी थी और रमेश का सब कुछ, उसका घर, उसका परिवार, सब लुट गया था। वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब था और दिल में एक अनजाना डर। गांव वालों ने उसे देखा। कुछ ने उसे रोटी दी, कुछ ने पुराने कपड़े, मगर ये हमदर्दी ज्यादा दिन नहीं चली। अनाथ बच्चे कुछ नहीं कर सकते, एक बुजुर्ग ने ताना मारा, ये तो बस बोझ है। ये शब्द रमेश के कानों में तीर की तरह चुभे। वो रात भर रोता रहा। उसकी आंखों के सामने मां की वो बात गूंज रही थी, मेहनत करेगा तो एक दिन तेरा नाम होगा। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और मन में ठान लिया, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। रमेश ने सुना था कि पास के शहर नवजीवन नगर में काम के मौके हैं। उसने अपने फटे हुए झोले में एक पुरानी कमीज और कुछ सूखी रोटियां डाली और चल पड़ा। धूल भरी सड़कें, तेज धूप और अनजान चेहरे उसे डराते थे। उसका छोटा सा दिल धड़क रहा था, मगर वो रुका नहीं। उसकी आंखों में मां की बात थी और मन में एक जिद, वो हार नहीं मानेगा।
क्या ये अनजाना रास्ता उसे उसकी मंजिल तक ले जाएगा? नवजीवन नगर रमेश के लिए एक अनजानी दुनिया था। ऊंची ऊंची इमारतें, शोर मचाती गाड़ियां और लोग जो अपनी अपनी दुनिया में खोए रहते थे। रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, क्या करे। पहले कुछ दिन उसने फुटपाथ पर गुजारे। भूख से उसका पेट चीखता था और ठंडी रातें उसे सुलाती नहीं थी। मजबूरी में उसने भीख मांगना शुरू किया, मगर हर बार जब कोई सिक्का उसकी हथेली पर रखता, उसका दिल भारी हो जाता। मैं इसके लिए नहीं बना, वो रात को फुटपाथ पर लेटे लेटे सोचता। मुझे कुछ करना है, कुछ बड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर मन में एक जलती हुई चिंगारी भी थी। वो हरियाली बस्ती के मिट्टी के मेले को याद करता, जहां उसने सपने देखे थे। क्या वह सचमुच उन सपनों को हकीकत में बदल पाएगा? एक ठंडी रात थी। रमेश फुटपाथ पर सिकुड़ा हुआ बैठा था, जब एक बुजुर्ग आदमी उसके पास रुका। सादे कपड़े, सफेद दाढ़ी और आंखों में एक गहरी चमक। बेटा, इस तरह क्यों बैठा है? उसने धीमी मगर गर्मजोशी भरी आवाज में पूछा। रमेश ने सिर उठाया। उसकी आवाज में हिचक थी। मैं अकेला हूं। भीख मांगने के सिवा कुछ नहीं आता। बुजुर्ग ने हल्के से मुस्कुराया, मानो उसे रमेश के दिल का दर्द दिख गया हो। मेहनत करने वालों की तकदीर खुद बदल जाती है। बेटा, अगर तू चाहे तो मैं तुझे रास्ता दिखा सकता हूं। रमेश की आंखों में एक चिंगारी सी जली। आप कौन है? उसने पूछा। मेरा नाम शिव नारायण है। मैं पास की किराना दुकान में काम करता हूं। अगर तू मेहनत करने को तैयार है तो मैं तुझे काम सिखा सकता हूं। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बिना देर किए कहा, मुझे सिखाइए। अगली सुबह शिवनारायण उसे एक छोटी सी किराना दुकान पर ले गया। दुकान पुरानी थी। लकड़ी की अलमारियों पर सामान ठसाठस भरा था और हवा में चाय की खुशबू तैर रही थी। दुकान का मालिक सेठ रामलाल एक सख्त मिजाज का आदमी था। उसने रमेश को ऊपर से नीचे तक देखा और तंज कसा। ये छोटा सा लड़का क्या काम करेगा? शिवनारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, इसकी आंखों में भूख है, खाने की नहीं, कुछ करने की। इसे एक मौका दीजिए। रामलाल ने अन्य मन से हामी भरी। रमेश का पहला काम था दुकान में झाड़ू लगाना। उसके छोटे छोटे हाथों में झाड़ू भारी लगती थी और धूल उड़कर उसकी आंखों में चली जाती थी। फिर भी वो रुका नहीं। वो जानता था कि ये उसकी नई शुरुआत है। शाम को जब दुकान बंद हुई, शिवनारायण ने रमेश को बुलाया। उसने रमेश की हथेली में 5 रुपए का सिक्का रखा और एक गरम रोटी दी। ये तेरी आज की कमाई है, उसने कहा। रमेश ने उस सिक्के को अपनी हथेली में देखा। उसकी आंखें भर आई। ये पहली बार था जब उसने अपनी मेहनत की कमाई देखी थी। उसने रोटी का एक टुकड़ा मुंह में रखा और उसका स्वाद ऐसा था मानो वो दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चीज हो। ये स्वाद तो भीख के सूखे टुकड़ों से बहुत अलग है, उसने सोचा। शिवनारायण ने उसका कंधा थपथपाया। ये तो बस शुरुआत है, बेटा। असली जीत तब है जब तू अपने पैरों पर खड़ा होगा। रमेश ने मन में ठान लिया कि वो अब कभी भीख नहीं मांगेगा। उसने दुकान का हर काम सीखना शुरू किया। सामान उठाना, अलमारियों को सजाना और ग्राहकों से छोटी मोटी बातें करना। शुरुआत में वो डरता था। ग्राहकों की तेज आवाजें, रामलाल का सख्त रवैया और काम का बोझ उसे थका देता था। मगर शिवनारायण हमेशा पास खड़ा रहता। डर मत बेटा, वो कहता, हर गलती तुझे कुछ नया सिखाएगी। एक दिन दुकान पर भीड़ थी और रामलाल बाहर गए हुए थे। एक ग्राहक ने 1 किलो चावल मांगा। रमेश ने हिम्मत जुटाई और चावल तौलने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर उसने सावधानी से चावल तौला और ग्राहक को दे दिया। जब रामलाल लौटे तो उन्होंने रमेश की तारीफ की। तू तो कमाल कर रहा है, रमेश। उस दिन रमेश को पहली बार लगा कि वो भी कुछ कर सकता है। उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया।
मगर रास्ता आसान नहीं था। एक बार गलती से रमेश ने एक ग्राहक को गलत सामान दे दिया। ग्राहक गुस्से में लौटा और चिल्लाने लगा। रामलाल का पारा 7वें आसमान पर था। अगर नहीं संभाल सकता तो काम छोड़ दे, उन्होंने गुस्से में कहा। रमेश का दिल टूट गया। वो दुकान के एक कोने में बैठकर रोने लगा। उसे लगा कि शायद वो सचमुच कुछ नहीं कर सकता। तभी शिवनारायण उसके पास आया। गिरना गलत नहीं बेटा, उसने कहा, उठना जरूरी है। रमेश ने आंसू पोंछे और फिर से काम में जुट गया। उसने हिसाब किताब सीखा, ग्राहकों से बात करने का तरीका सीखा और धीरे धीरे वो दुकान का एक अहम हिस्सा बन गया। रमेश का सपना अब बड़ा हो चुका था। वो हर रात सोचता, क्या मैं भी अपनी दुकान खोल सकता हूं? ये सपना उसे हरियाली बस्ती के बरगद के पेड़ की याद दिलाता, जहां वो मिट्टी के मेले की चहल पहल को याद करता। वो सोचता, अगर मैं अपनी दुकान खोलूं तो शायद वैसी ही खुशी बांट सकूं। एक दिन दुकान पर काम करते वक्त रमेश की नजर एक लड़के पर पड़ी जो दुकान के बाहर खड़ा था। वो रमेश से भी छोटा था, शायद 9 से 10 साल का। उसके कपड़े मैले थे और चेहरा भूख से पीला पड़ा था। रमेश को उसमें अपना अतीत दिखा। उसने दुकान से एक रोटी और थोड़ा सा आचार लेकर उसके पास गया। खा ले। रमेश ने रोटी उसकी ओर बढ़ाई। लड़के ने हिचकते हुए रोटी ली और एक ही बार में आधा टुकड़ा निकल गया। तेरा नाम क्या है? उसने पूछा। रमेश, उसने मुस्कुराते हुए कहा। और तेरा? मोहन, लड़के ने धीमे से जवाब दिया। मोहन की कहानी भी रमेश से मिलती जुलती थी। वो भी एक अनाथ था, जिसके माता पिता एक हादसे में चले गए थे। वो नवजीवन नगर की सड़कों पर भटकता था, कभी भीख मांगता, कभी छोटे मोटे काम करता। रमेश ने शिवनारायण से बात की और मोहन को दुकान पर छोटे मोटे काम मिल गए। मोहन और रमेश जल्दी ही दोस्त बन गए। मोहन की शरारतें और उसकी हंसी रमेश के लिए एक नया सहारा बन गई। जब रमेश थक जाता तो मोहन उसे हरियाली बस्ती के मिट्टी के मेले की कहानियां सुनाता। हमारे गांव में भी एक मेला लगता था, मोहन बताता। वहां मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने मिलते थे। मैं एक दिन ऐसा ही मेला लगाऊंगा। रमेश मुस्कुराता और सोचता, शायद हम दोनों अपने सपनों को सच कर सकें। रमेश अब दुकान का हर काम सीख चुका था। ग्राहकों से बात करना, सामान तौलना, हिसाब किताब रखना। उसकी मेहनत ने रामलाल का दिल जीत लिया था और अब वो उसे हर महीने थोड़े पैसे देने लगे थे। मगर रमेश का सपना अपनी दुकान खोलने का था और इसके लिए पैसे चाहिए थे। शिवनारायण ने उसे एक ठेले वाले किशन चाचा से मिलवाया। किशन चाचा नवजीवन नगर की गलियों में सब्जी का ठेला लगाते थे। उनकी हंसमुख आवाज और ईमानदारी की वजह से लोग दूर दूर से उनके पास आते थे। बेटा, अगर मेहनत करेगा तो तेरा ठेला भी एक दिन अपनी कहानी बनाएगा, किशन चाचा ने कहा। रमेश ने सुबह शाम किशन चाचा के ठेले पर काम शुरू किया। दिन में वो किराना दुकान पर काम करता और सुबह शाम ठेले पर सब्जियां बेचता। थकान ऐसी होती कि रात को वो फुटपाथ पर लेटते ही सो जाता। मोहन भी उसके साथ ठेले पर छोटे मोटे काम करने लगा। दोनों दोस्त हंसते खिलखिलाते, ग्राहकों से मजाक करते और धीरे धीरे पैसे जोड़ने लगे। कई महीनों की मेहनत के बाद रमेश ने अपने जोड़े हुए पैसों से एक छोटा सा चाय नाश्ते का ठेला खरीदा। जब वो पहली बार अपने ठेले के पास खड़ा हुआ तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसने एक छोटा सा स्टोव जलाया, चाय बनाई और कुछ पकौड़े तले। पहला ग्राहक आया, एक रिक्शा चालक। उसने चाय का गिलास उठाया, एक घूंट लिया और मुस्कुराते हुए कहा, वाह लड़के, ये चाय तो कमाल की है। रमेश की आंखें भर आई। उसने उस पल को अपने दिल में संजो लिया। ये उसकी पहली कमाई थी, अपनी मेहनत से, अपने ठेले से। वो हरियाली बस्ती के बरगद के पेड़ को याद करने लगा, जहां वह सपने देखा करता था। मां, मैंने शुरुआत कर दी, उसने मन में कहा, मगर ठेले का काम आसान नहीं था।
नवजीवन नगर की गलियों में पहले से ही कई ठेले वाले थे और कुछ लोग रमेश को एक बच्चा समझकर उसका मजाक उड़ाते। इतना छोटा लड़का क्या चाय बेचेगा? एक ग्राहक ने तंज कसते हुए कहा। रमेश का मन टूटता, मगर वो चुपचाप अपने काम में जुट जाता। एक प्रतिद्वंद्वी ठेले वाला रघु रमेश से जलने लगा। वो ग्राहकों को भड़काता और रमेश के ठेले के पास गंदगी फैलाता। एक रात रमेश को एक धमकी भरा पत्र मिला। अपना ठेला हटा ले, वरना अच्छा नहीं होगा। पत्र पर कोई नाम नहीं था, मगर रमेश को शक था कि यह रघु का काम है। वो डर गया, मगर उसने हार नहीं मानी। मोहन ने उसका हौसला बढ़ाया। रमेश भैया, डरने से क्या होगा? हम मेहनत करेंगे और सच जीतेगा। रमेश ने और मेहनत की। उसकी चाय की खुशबू और ईमानदारी ने ग्राहकों का दिल जीत लिया। धीरे धीरे उसका ठेला मशहूर हो गया। मगर एक और रहस्य सामने आया। एक दिन एक बुजुर्ग ग्राहक ने रमेश को एक पुराना लिफाफा दिया। ये हरियाली बस्ती से है, उसने कहा। लिफाफे में एक पत्र था जिसमें लिखा था कि रमेश के माता पिता की मृत्यु के बाद गांव में उनकी छोटी सी जमीन को एक धनी जमींदार ने हड़प लिया था। पत्र में एक संकेत था कि उस जमींदार का बेटा नवजीवन नगर में रहता है। क्या यह रघु से जुड़ा हो सकता है? रमेश ने इस रहस्य को खोजने का फैसला किया। उसने मोहन और किशन चाचा की मदद से पता लगाया कि रघु का बाप वही जमींदार था जिसने रमेश की जमीन हड़पी थी। रमेश ने हिम्मत जुटाई और रघु से बात की। पहले तो रघु ने इनकार किया, मगर जब रमेश ने गांव वालों की मदद से सबूत जुटाए तो रघु को अपनी गलती माननी पड़ी। उसने माफी मांगी और वादा किया कि वो जमीन वापस कर देगा। रमेश ने अपने ठेले से जोड़े गए पैसों से एक छोटी सी होटल खोली। उसकी होटल की चाय और पकौड़े नवजीवन नगर में मशहूर हो गए। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करते। रमेश ने मोहन और अन्य गरीब बच्चों को काम सिखाना शुरू किया। वो कहता, मेहनत और हिम्मत से कोई सपना असंभव नहीं। एक दिन रमेश हरियाली बस्ती लौटा। वो बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ जहां उसने अपने बचपन के सपने देखे थे। उसकी आंखें भर आई। उसने अपनी माता पिता की जमीन वापस हासिल की और उस पर एक छोटा सा स्कूल खोला ताकि अनाथ बच्चे पढ़ लिख सकें। वो मिट्टी के मेले में भी गया जहां उसने एक मिट्टी का दिया खरीदा और उसे स्कूल के सामने जलाया। मां, मैंने तेरा नाम रोशन कर दिया, उसने मन में कहा। रमेश अब उस फुटपाथ पर खड़ा था जहां वो कभी भीख मांगता था। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर इस बार खुशी के। उसने हरियाली बस्ती के मिट्टी के मेले की तरह अपनी जिंदगी को रंगों से भर दिया था। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि सपने छोटे या बड़े नहीं होते, उन्हें पूरा करने का जज्बा चाहिए। मेहनत, हिम्मत और ईमानदारी से कोई भी अपनी तकदीर बदल सकता है। रमेश ने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बना। उसका सफर हर उस इंसान के लिए एक मिसाल है जो मुश्किलों में हार मान लेता है। अगर रमेश जैसा अनाथ लड़का अपने सपनों को सच कर सकता है, तो हम सब भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल स्टोरी बाय पप्पू में आपका स्वागत है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।